चलिए तो बच्चे कल जहाँ से हमने लास्ट किया था वहीं शुरुआत करते हैं। और शूट का प्रयोग पढ़ रहे थे। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हो स्टार्ट करो क्लास। तो शूट में देखो, शूट का कल यूज क्या पढ़ाया था हमने? शूट विद द सेंस ऑफ पास्ट टेंस कर दिया था। दूसरा शूट विद द सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी हो गया था। यही लास्ट था क्या? आगे लिखो सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हेडिंग बनाए सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसमें पहला पॉइंट लिखें कि शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। शुड का प्रयोग करते हैं सलाह देने के लिए, सलाह लेने के लिए। शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। सलाह दो, सलाह लो, शुड का प्रयोग करो। सलाह दो या सलाह लो। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अदर। ठीक है, या इसका हिंदी निकलता है चाहिए। सेंस का निकलता है बेटा चाहिए, और ये प्रेजेंट सेंस में होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। इसका हिंदी होता है सेंस कि होना चाहिए, होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वी थ्री अदर वर्ड। चाहिए था, ये पास्ट सेंस को दिखाता है। चाहिए था ये पास्ट सेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? पास्ट सेंस को, नॉट पास्ट टेंस, पास्ट सेंस। हिंदी होता है चाहिए था। कभी कभी ये रिपेंट को शो करता है। रिपेंट का मतलब क्या होता है? पछतावा। तो कभी कभी ये रिपेंट का सेंस दिखाता है, पछतावा का सेंस दिखाता है। रिपेंट पछतावा, पछतावा का सेंस देता है। ठीक है बच्चे, कलम सुबह में रखा है? कलम तो सब ले जाकर सुबह रखो फिर इसको। आ जाइए फटाफट। एग्जाम्पल लिखिए, यू शुड स्टडी इंग्लिश। यू शुड स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट, यू शुड बी देयर। यू शुड बी देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। यू शुड बी देयर। हाँ प्रेजेंट ही है, शुड बी देयर। यू शुड बी, शी शुड बी अ नर्स। आगे लिखो, he should have gone his home. 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 You should have studied English. You should have studied English. You should have studied English. इसका हिंदी हुआ तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था। You should have studied English. तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था। ठीक है, ये और लिखो, दे शुड, दे शुड, दे शुड कम हेयर। उन लोगों को यहाँ आना चाहिए। दे शुड कम हेयर। क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट देखिए, शुड इज यूज्ड, शुड इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। Should is used in conditional sentences. Should is used in conditional sentences with the sense of less possibility.
should is used in conditional sentences with the sense of less possibility. Should is used in conditional sentences with the sense of less possibility. Should is used in conditional sentences with the sense of less possibility. Should is used in conditional sentences with the sense of less possibility. सेंस शुड का प्रयोग करते हैं हम लोग कंडीशनल के साथ जहाँ संभावना क्या हो, लेस पॉसिबिलिटी हो, जहाँ संभावना बहुत ही कम हो, लेस पॉसिबिलिटी। अब ये क्या होता है भाई, वो ध्यान देना। जैसे मान लो कि किसी का संभावना जो है बिल्कुल लेस, संभावना लेस पॉसिबिलिटी, कैसे होगा ये पता चलेगा। जैसे मान लो कोई कमरे पे लड़का आता है, आप उसको मार पीट के बाहर भगा देते हो, तो पार्टनर से कहते हो देखो वैसे तो वो आएगा नहीं, यदि आता है तो उसको कहना मेरा इंतजार करे, तो संभावना कितना है, लेस है, बिल्कुल नहीं है। एक काम फिर क्या करते हो, जैसे मान लो जो है कहीं भी, यस, जैसे मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो, तो दिल्ली में आप पढ़ते हो, लेकिन सोचते हो कि 5-6 साल से रह गया हूँ तो अब पढ़ाई अच्छी बात नहीं, तो गांव में जाते हो तो कुछ नल्ले मिल जाते हैं, तो कहते हैं कि दिल्ली में क्या कर रहे हो, तो थोड़े बोलेगा कि दिल्ली में फालतू बैठा हूँ, बोलोगे वहाँ मेरा जूता फैक्ट्री है, उसी का मालिक हूँ मैं। अब जो गांव के 2-4 लोग थे वो हाथ जोड़ लिए कि भैया हमको भी नौकरी अपने कंपनी में दिला दो, तो किसी को एड्रेस दिया पलवल का, किसी को सोनीपत का, किसी को कहीं और, किसी और कहीं का एड्रेस दे दिया। अब आप निश्चिंत थे कि दिल्ली तो अब वो लोग आएगा नहीं, हमारा शान भी बढ़ गया कि हम कब फैक्ट्री के मालिक हैं और कोई काम भी नहीं हुआ। अब जब पता चला, अब जो सोचो आप निश्चिंत थे यहाँ, लेकिन क्या पता मेट्रो मिल जाए कहीं, आपने एड्रेस दिया पलवल का, एक भरोसा है जी मेट्रो मिल सकता है ना, मेट्रो मिल गया, कहीं आते जाते दिख गया, आ गया इतना दिल्ली कर दो, तो कहीं ना कहीं एक शक तो रहेगा ना, तो संभावना आने की नहीं है, लेकिन आ गया तो संभावना नहीं है। अगर आ गया तो आ गया तो उसके लिए क्या लगा देंगे हम, शुड। कैसे लगाएंगे वो ध्यान दो। तो रूल लिख ही लिया है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखो ध्यान देना। इफ के साथ कभी भी मॉडल्स नहीं आता, इस केस में इफ के साथ शुड आता है। क्या होगा भाई, तो ई प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड आने वाले क्लाउज में जो है, इसके बाद तुम डॉट डॉट लगा सकते हो, या फिर इसी को इस अंदाज लिख सकते हो और लिख करके कि शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड डॉट डॉट। बेटा एक लाल कॉपी दे देना जिसमें प्रीपोजिशन है लाल, ठीक है। तो इसे बना सकते हो, इसे भी, दोनों का सेंस सेम है ना, यही सेंस देगा, बिल्कुल हेल्पिंग बस मतलब नहीं है, सेंस दोनों का सेम देगा। मेडिसिन है बेटा, होम्योपैथिक की दवा है, देखो हैं। अब क्या चीज का है छोड़ो, बस ये पता है ना कि मेडिसिन खा रहा हूं, बतना सरेआम तो नहीं खाता, क्या मेडिसिन दवा मीठा लगता है ऐसे खाता रहता है कि नहीं। उतार लिया इसको, एग्जाम्पल लिखो। इफ ही शुड कम, इफ ही शुड कम, इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। वेट में इंतजार करना। इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। आस्क हिम टू वेट फॉर मी, इसका मतलब उसके आने की संभावना नहीं है, फिर भी वह आया है, आए तो उसे कहना मेरा इंतजार करे। इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, देखो इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, उसके आने की संभावना नहीं है,
फिर भी आता है, लिख लो इसका हिंदी, वरना कंफ्यूज करोगे। ऑनलाइन वाले लिखो हिंदी, लिखो उसके आने की संभावना, उसके आने की संभावना ना के बराबर है, उसके आने की संभावना ना के बराबर है। यदि फिर भी वह आता है तो उसके आने की संभावना ना के बराबर है। यदि फिर भी वह आता है तो उसके आने की संभावना ना के बराबर है। यदि फिर भी वह आता है तो उससे कहना मेरा इंतज़ार करे। उसके आने की संभावना ना के बराबर है। यदि फिर भी वह आता है तो उससे कहना मेरा इंतज़ार करे। उसे कहना मेरा इंतज़ार करे। उसके आने की संभावना ना के बराबर है। यदि फिर भी वह आता है तो उसे कहना मेरा इंतज़ार करे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है ना जी? तो ये हुआ तुम्हारा शुड का कंडीशनल। नेक्स्ट यूज, शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल नोटिस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन। अगला कॉन्सेप्ट लिखो, शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल नोटिस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन। Should is used with the sense of formal notice oblique information. Should is used with the sense of formal notice oblique information. Should is used with the sense of formal notice oblique information. Should is used with the sense of formal notice oblique information. Should का प्रयोग हम लोग करते हैं फॉर्मल नोटिस के लिए या फिर फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए। अब फॉर्मल नोटिस क्या है भाई? जैसे परीक्षाओं में बैठते हो, एग्जामिनर एक कितना इन्फॉर्मेशन देता है, रेलवे पे से जाते हो वहाँ इन्फॉर्मेशन देता है, उसको तुमसे मतलब नहीं, वो इन्फॉर्मेशन दे दिया, बाकी तुम्हारा जो काम है करते रहो। तो फॉर्मल नोटिस या फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? शुड का एग्जाम्पल लिखो, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। Candidates should answer all the questions. Candidates should answer all the questions. Candidates should answer all the questions. हिंदी हुआ अभ्यर्थियों को सारे प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। तो बोलो यहाँ पे फॉर्मल है कि नहीं है? अगला वर्ड लिखो, should is used with the word list. Should is used with the word list. Should is used with the word list, L-E-S-T. Should का प्रयोग हम लोग करते हैं list वर्ड के साथ। list वर्ड जहाँ कहीं भी आता है should प्रयोग होता ही होता है। इसका हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है? या फिर कह सकते हैं ताकि। ताकि स्ट्रक्चर बनता है बेटा इसका कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। एक मिनट, हाँ ठीक है, सिर्फ डाल दो बॉक्स में, कॉमा लगा दिया। लिस्ट सब्जेक्ट शुड भी वन अदर वर्ड। अब जरा ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि, तो ना हो कि दिया है तो बोलो नेगेटिव वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो इसके साथ नो लगेगा क्या? इसके साथ नो का प्रयोग भी नहीं किया जाए। तो यहाँ पे लिस्ट के साथ शुड आता है और शुड के साथ कभी नॉट नहीं। एग्जाम में देगा शुड नॉट कर देगा, लिस्ट यू शुड नॉट, गलत हो जाएगा। तो शुड नॉट कभी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, हिंदी कहीं ऐसा ना होगी। लिस्ट के साथ शुड आता है, कोई अन्य क्रिया नहीं। अगर मान लो, ध्यान दो, शुड के बदले में विल लगा दिया जाए, क्या हो जाएगा? समझ आप? तो ये सब ध्यान रखना है। शुड आता है कि मतलब शुड ही आएगा, कोई और क्रिया नहीं आएगा। तो लिस्ट के साथ शुड आता है, कोई और चीज़ नहीं आ सकता। नेगेटिव होता है, इसके साथ नॉट नहीं आ सकता। लिख लिया? एग्जाम्पल पाए हम लोग? लिखिए। अब जैसे तुम्हें बोलना हो, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि फेल ना हो जाए। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। जल्दी करो या भागो, कहीं ऐसा ना हो पुलिस पकड़ ले।
जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। लिखो हरी अप, हरी अप, जल्दी करो। लेस्ट, हरी अप के बाद कॉमा पड़ेगा, तो कॉमा दिया हुआ है। हरी अप लेस्ट इट शुड, हरी अप लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, हरी अप लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, हरी अप लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, हरी अप लेस्ट इट शुड बी इवनिंग। जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। जरा लिखो मेक हेस्ट, मेक हेस्ट, मेक हेस्ट, HAST, हंसते, मेक हेस्ट, HAST, मेक हेस्ट, you should miss the train, lest you should miss the train, make haste comma lest you should miss the train, lest you should miss the train। जल्दी करो कि यहाँ से ना ट्रेन छूट जाए। एग्जाम्पल और दूं, एक और लिख लो, वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, ही वर्क्स हार्ड भी कर सकते हो, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड मिस द, सॉरी, कभी कभी हो जाता है, लिखो ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, लेस्ट ही शुड फेल, लेस्ट ही शुड फेल। हो गया ना क्लियर? वो कठिन परिश्रम करता है, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। लेस्ट खत्म हो गया, शुड खत्म हो गया। हेडिंग बनाइए ऑट टू, OUGHT ऑट, TO2 ऑट टू, ऑट टू। बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी। ये बताओ कि मॉडल्स का एरर नहीं पढ़ाया हूं पहले, और क्या कहा था कि जो क्वेश्चन पूछे वहीं से पूछेगा, और अब क्या पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट और बस आइडिया, थिंकिंग पावर दे रहा हूं। अब एरर नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, इसमें एरर पूछता अलग बात है, लेस्ट के साथ सूट लगाते एरर पूछता एग्जाम में, ऐसे ही पूछेगा। लेकिन एरर हमने मेन कहाँ पढ़ा दिया, पहले पढ़ा दिया। लेकिन ये इसमें भी एरर ढूंढना है, इसमें भी काम ढूंढना, ठीक है ना? बस ध्यान दो, बस इतना दिमाग रखो, जितना पढ़ रहे हैं वो मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा अंग्रेजी होता ही नहीं। क्या लिखा? और अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है? क्या लिखा? ऑट टू। ऑट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? तो देखो, ऑट टू इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ moral duty oblique moral advice, ought to is used with the sense of moral duty oblique moral advice, moral duty moral advice, ought to is used with the sense of moral duty oblique moral advice, ought to is used with the sense of moral duty oblique moral advice। ऑट टू का प्रयोग करते हैं नैतिक सलाह के लिए, जब किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाना हो तो ऑट टू का प्रयोग करो, नैतिकता की बात करनी हो तो ऑट टू का प्रयोग हो। तो ऑट टू इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी एंड मोरल एडवाइस, नैतिक सलाह दो तो ऑट टू का प्रयोग करो। इसलिए ऑट टू के स्थान पर तुम शुड का प्रयोग कर सकते हो। आपका बैच बेटा सैटरडे भी चलेगा, हाँ। तो ऑट टू इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ शुड, यानी ऑट टू शुड में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। ऑट टू और शुड दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। यानी जहां पे ऑट टू होगा वहां शुड, लेकिन जहां शुड होगा वहां ऑट टू। क्लियर? स्ट्रक्चर होगा पहला सब्जेक्ट प्लस ऑट टू V1 अदर वर्ड, इस ऑट टू के स्थान पे शुड आ सकता है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट प्लस
ought to प्लस हैव, ए सेंस देगा तुम्हारा प्रेजेंट का, ए सेंस देगा पास्ट का, दोनों, इसका हिंदी होगा चाहिए, इसका हिंदी होगा चाहिए था। ठीक है, यहाँ भी ought to के स्थान पे should लगा सकते हो, है ना, मतलब लगा सकते हो, बनाओ, ought to बोलो कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो should से बोलो कोई दिक्कत नहीं, सेंस दोनों सेम होगा। इसलिए ought to का प्रयोग धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि शुड आ ही गया तो ought to क्यों यूज करेगा लोग, कर दे तो गलत नहीं है। कहाँ करोगे, मोरल ड्यूटी, जब कोई नैतिकता की बात कर रहा हो, मोरल ड्यूटी या मोरल एडवाइस, जब किसी को आप नैतिकता सलाह दो, भाई माता पिता की सेवा करनी चाहिए, नैतिकता बात है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, लोग पीट पाट भी देते हैं, है ना, टीचर का सम्मान करना चाहिए तो करो सम्मान, तो ये नैतिकता की बात हो रही है। अपने देश को प्यार करना चाहिए, नैतिकता बात है ना, नहीं करता तुम्हारी समस्या, नैतिकता तो ही कहता है। लिव एग्जाम्पल, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर। दूसरा, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर। दूसरा, you ought not to have laughed at her mistakes, you ought not to have। तीसरा एग्जाम्पल है, you ought not to have laughed at her mistakes, you ought not to have laughed at her mistakes, you ought not to have laughed at her mistakes, you ought not to have laughed at her मिस्टेक्स। उसी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन लोग हंसी देता है, मोरल तो यही कहता नहीं हंसना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोल बच्चे। अब जहाँ हमने एग्जाम्पल ऑट से दिया कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, तो वहाँ पे शुड लगा दो, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, है ना बाबू, बोलो जसमीस, कोई दिक्कत। आगे लिखो मस्ट, हेडिंग बनाइए मस्ट, मस्त नहीं मस्ट, मस्ट। मस्ट का प्रयोग कहां करते भाई, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं जब अर्जेंट कोई एडवाइस हो, कंपल्सन हो, बस में ना। अब बता समझा, मुझे समझाना नहीं, मस्ट को पढ़ाने से नहीं, पढ़ा ही देता हूं। लिखो कॉन्सेप्ट पहला, मस्ट इज यूज्ड, मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कंपल्सन, must is used with the sense of compulsion, compulsion, must is used with the sense of compulsion, comma necessity, must is used with the sense of compulsion, compulsion, necessity, 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 certainty, certinty, certainty, certinty, and strong determination, and a strong determination, and a strong determination. Must is used with the sense of, must be the sense of compulsion, necessity, certainty and a strong determination. जब आप strong determined की बात करते हो, compulsion की बात करते हो, निश्चितता की बात करते हो, in that case must is used, वहाँ पे हम must का प्रयोग करते हैं। Subject plus must प्लस वन प्लस वर्ब। यहाँ पे तुम हिंदी अगर निकालना चाहो तो हिंदी निकालना पड़ेगा जरूर चाहिए या फिर अवश्य, ये शो करता है कंपल्सन का, है ना, प्रेजेंट का सेंस देता है, सेंस देता है प्रेजेंट का। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, इसका मतलब होता है अवश्य होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस
मस्ट हैव प्लस वी थ्री अदर वर्ड, यहाँ पे हो गया अवश्य चाहिए था, ये पास्ट का सेंस देता है। ठीक है बच्चे, ये पास्ट का सेंस देता है, प्रेजेंट का सेंस और पास्ट का सेंस। ठीक है ना। और एक कभी कभी दिखाया जाता है पॉसिबिलिटी, पास्ट का कितना परसेंट, 80%, यह भी दिखाता है पॉसिबिलिटी 80%। मस्ट बी प्लस नाउन संभावना दिखाता है 80% तक, कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट हो, 80% हो, वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग, राइट। जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए, प्रेजेंट का सेंस। हिंदी पढ़ती हूँ, अंग्रेजी पढ़ती हूँ, अंग्रेजी समझ में आ रहा ना, पूछ लो, दोबारा पूछो, 4 बार पूछो, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ, आई मेड फॉर यू। क्या पास्ट सेंस, पास्ट का सेंस दिखाता है, पास्ट का सेंस दिखाता है पॉसिबिलिटी 80%, पॉसिबिलिटी ये भी दिखाएगा, ये सारे सेंस दिखाता है पॉसिबिलिटी। मस्ट बी प्लस नाउन अब बस होना चाहिए, सेंस दिखाएगा पास्ट का 80% सेंस दिखा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, पहला एग्जाम्पल टेस्ट है, लिखो सोल्जर्स, SOLDIERS। सुनो तुम, आज मिलेगा क्लास के बाद, यहीं पे मिल लेना क्लास के बाद, बेसिक प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। लिखो सोल्जर्स, SOLDIERS, SOLDIERS, soldiers must obey their commander, soldiers must obey their commander, soldiers must obey, OBEY, obey their commander, soldiers must obey their commander। दूसरा, soldiers should obey their commander, soldiers should obey their commander, commander COMMANDER। तीसरा लिखो एग्जाम्पल, दूसरा, soldiers should obey their commander, soldiers should obey their commander, soldiers should obey their commander। रेज योर हैंड, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग, दोनों राइट में कितने लोग। बेटा सिपाहियों को कमांडर की बात माननी चाहिए, ये सलाह है या जरूरी है, बोलो। तो सलाह होता तो सूट सही होता, और जरूरी है तो मस्त सही होगा। तो समझाया मॉडल्स का सेंस होता है, इसको सेंस कहते हैं। भाई हिंदी तो दोनों सही है, हिंदी निकालने पर दोनों सही हो रहा, हिंदी को निकालेगा व्यक्ति को टीचर कहेगा कि भाई दोनों सही है, तुम काटना तुमको आ रहा है। भाई सोल्जर्स को, सिपाहियों को कमांड में माननी चाहिए, सही बात है, तो माननी चाहिए, तो ये सलाह है या मजबूरी है, कंपल्सन है, नहीं मानो तो डिसमिस हो जाएगा, यानी वो ऑर्डर नहीं है, कमांड है। तो बोले हाँ मस्ट आएगा ना, सूट गलत होगा ना, तो सूट काट दो, मस्ट सही करो। आगे लिखो, लिखो, वी मस्ट विन दिस मैच, 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 वी मस्ट विन दिस मैच। इस मैच को हम जरूर जीतेंगे। आगे लिखो, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क्स, यू मस्ट वर्क हार्ड, you must work hard to get 80% marks, you must work hard, you must work hard to get 80% marks, you must work hard to get 80% marks। और लिखो, she must be a nurse, she must be a nurse, she must be a nurse। next, he must have left his job, he must have left his job, he must have left his job, left his job,
he must have left his job. और बस ही काम छोड़ दिया होगा. You must have gone your home. You must have gone your home. You must have gone your home. तुम्हें अपने घर अवश्य जाना चाहिए था. You must have gone your home. तुम्हें अपने घर अवश्य जाना चाहिए था. आगे लिखो यूज ऑफ शैल. क्या लिखा? यूज ऑफ शैल. लिखो शैल इज यूज्ड. शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन. Shall is used with first person. Shall is used with first person to explain. Shall is used with first person to explain any future event. Shall is used with first person to explain any future event. Shall is used with first person to explain any future event. Shall का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ भविष्य की कोई भी घटना बताने के लिए. Shall is used to explain, used with first person to explain any future event. Shall का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ भविष्य की कोई भी घटना को बताने के लिए. एग्जाम्पल लिखो. I shall meet you tomorrow. I shall meet you tomorrow. कल तुमसे मिलूंगा मैं. I shall meet you tomorrow. We shall discuss this matter soon. 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 इस मैटर को जल्दी हम सॉल्व करेंगे. नो प्रॉब्लम. आगे लिखो. Shall is used with second and third person. Rule number next. Shall is used. Shall is used with second and third person. Shall is used with second and third person. Shall is used with second and third person if the sense of the sentence is. Shall is used with second and third person if the sense of the sentence is. If the sense of the sentence is promise. Promise. If the sense of the sentence is promise, threat, T-H-R-E-A-T, promise, threat and a strong determination. 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 Shall is used with second and third person if the sense of the sentence is promise, threat and a strong determination. Shall का प्रयोग करते हैं सेकंड और थर्ड के साथ कब? जब सेंटेंस का सेंस प्रॉमिस हो, धमकी देना हो या फिर दीक्षा शक्ति हो. तो इन दैट केस शैल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन. ब्रैकेट में कर दो पैसिव वॉइस. ब्रैकेट में क्या कर दिया? पैसिव वॉइस. क्योंकि देखो खुद के बारे में तो बोल लेते हैं लेकिन सेकंड और थर्ड के बारे में बोलना हो तो अक्सर पैसिव में ही बोला जाएगा. जैसे तुम्हें इनाम दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, उसे किल्ड करे, है ना. इस तरह से हो गया स्ट्रक्चर. सेकंड एंड थर्ड पर्सन कहाँ करेंगे? पैसिव वॉइस में. स्ट्रक्चर ये वाला है. एक कलम का प्रयोग करो, 50 कलम घर पे फेयर करो कॉपी से. यहां फेयर मत करो. घर पे एक व्हाइट कॉपी लो और बढ़िया से जो पढ़ाता हूं उसको लिखो शैल. फिर पहला रूल, सेकंड रूल एग्जाम के साथ. क्यों? क्योंकि यहां पे गलती हो सकता है. घर पे लिखोगे आराम से तो वो राइट हो सकता. इतना लेट आती है. चलो हाँ जाम लगा हुआ है.
हाँ, ये जाम क्यों हो रहा है? कल भी जाम था। पंद्रह अगस्त तक चक्कर रहेगा। मुझे लगता है कि पूरा सावन ही रहेगा। हाँ? निरंकारी। देखो ये बाबा लोग जो है ना, भारत को बर्बाद किसने किया? बाबा ने। अगर भारत में इतना संत प्रवृत्ति है कि अगर यहाँ पे रियल में संत हो जाए तो समझो कि भारत महान बन जाएगा। हैं? हाँ, ये भी शक्ति है। लेकिन आजकल के जितने बाबा हो रहे हैं, फैशन के दौर में सब बिगड़ गए हैं। सब फर्जी हो रहा है, फैशन में बह रहा है ना, वो कंट्रोल नहीं उसके। सब लोग क्या होता है कि देखो, सब लोग बॉडी बनाता है, ब्रेन कोई नहीं बनाता। सब लोग जिम जाता है बॉडी बनाने के लिए। अब माइंड बनने कहाँ जाएगा? उसको डीएसएल आना चाहिए। मैं खोलने वाला हूं माइंड जिम, माइंड का जिम। बाबू ब्रेन का जिम होना चाहिए। जैसे तुम बॉडी का डाइट देते हो तो माइंड को डाइट क्या देते हो? शरीर का भोजन है तो दिमाग का भोजन क्या होगा? तो दिमाग को तो भोजन देते नहीं ना, कभी सोचते हो? तो माइंड का डाइट क्या होगा? मेंटल डाइट, बॉडी का डाइट। बॉडी जिम तो माइंड का जिम। कभी सोचा ही नहीं सर ऐसा? सोचो। टाइम मैनेजमेंट कभी सुना? माइंड मैनेजमेंट। तो जो होना चाहिए वो कोई करता नहीं, तो सब करता है टाइम मैनेजमेंट। अरे टाइम तुम्हारे बस में क्यों मैनेज करोगे? माइंड मैनेज करो। माइंड मैनेजमेंट यूट्यूब पे हमने वीडियो बनाया दिया हुआ है, व्हाट इज माइंड मैनेजमेंट, देखा है? माइंड को मैनेज करो। बॉडी जिम, माइंड को जिम दो। बॉडी डाइट, माइंड को डाइट दो। तो माइंड का डाइट कैसे होगा भाई? तो माइंड का जो दिन भर देखते हो, मोबाइल में देखते हो, लोगों को देखते हो, जो बातें करते हो, वही उसका डाइट है। अब वह तुम डाइट क्या लेते हो? शरीर में खाओगे कूड़ा कचरा, शरीर बॉडी बिल्डर होगा? तो माइंड को दोगे कूड़ा कचरा, बॉडी बिल्डर होगा? समझ आया? रात में मोबाइल में क्या क्या देख कर सोते हो? तो माइंड होगा बॉडी बिल्डर। माइंड को तुम शक्तिहीन खींच लिया एनर्जी, तो एनर्जी खींच लिया और कह रहे हो सर ब्रिलियंट नहीं बन पा रहे। समझ पा रहे हो? इसी को माइंड जिम कहते हैं, माइंड मेंटल टॉनिक। समझ पाए? तो समझो कि तुम कैसा टॉनिक दे दो, फिर बात करूंगा बाद में। फिलहाल लिखो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिखो, पैसिव वॉइस कहा था ना, लिखो शी शैल बी किल्ड, उसे मार दिया जाएगा। ही शैल बी किल्ड, ही लिखो, शी लिखी बात है। ही शैल बी किल्ड, उसे मार दिया जाएगा। यू शैल बी डिसमिस्ड, तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। यू शैल बी डिसमिस्ड, यू शैल बी डिसमिस्ड। यू शैल बी, बी का स्पेलिंग क्या हो? देखो यहाँ पे, ये वाला बी। यू शैल बी डिसमिस्ड, यू शैल बी डिसमिस्ड। ये डिसमिस मतलब बर्खास्त करना, तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। यू शैल बी डिसमिस्ड। ही शैल बी अपॉइंटेड, उसे नियुक्त कर दिया जाएगा। बोलो कोई कष्ट नहीं ना बच्चे? अगला पॉइंट, हेडिंग बनाओ विल। हेडिंग बनाइए विल। विल का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? लिखो विल इज यूज्ड, will is used with second and third person. Will is used with second and third person to explain any future event. Will is used with second and third person. Will is used with second and third person to explain any future event. Will is used with second and third person to explain any future event. Will is used with second and third person to explain any future event.
विल का प्रयोग करते हैं सेकेंड और थर्ड के साथ भविष्य की कोई भी घटना बताने के लिए। स्ट्रक्चर होगा बच्चे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लिखो, प्रिया विल मीट मी टुमारो। प्रिया विल मीट मी टुमारो। प्रिया लता से समस्या तो हमने प्रिया कर दिया, अब तुम लोगों को प्रिया समस्या होने लगी तो सुप्रिया कर दिया। अब सुप्रिया बोलने में थोड़ा टफ लगता है, प्रिया आसान लगता है। क्या लिखा? प्रिया विल मीट मी टुमारो। प्रिया विल मीट मी टुमारो। विल मीट मी कहाँ लिखा है? वहां पे मी कहाँ डाल रहा है तू? कहीं भी डाल देगा। राइट। प्रिया विल मीट मी टुमारो। चलो आगे लिखो। तो थर्ड है ना, थर्ड पर्सन। एक और लिखो, यू विल गो टू मार्केट टुमारो। 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 Next rule, will is used with first person. Will is used with first person. Will is used with first person if the sense of the sentence is, if the sense of the sentence is promise. Will is used with first person if the sense of the sentence is promise, threat. Promise, P-R-O-M-I-S-E, promise, threat, T-H-R-E-A-T, threat, and a strong determination. Promise, threat, and a strong determination. जब प्रॉमिस हो, थ्रेट हो या फिर दीक्षा शक्ति हो तो क्या लगाएंगे हम? विल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर लिखो। स्ट्रक्चर एग्जाम्पल लिखो। I will kill you. I will kill you if you do it again. I will kill you if you do it again. If you do it again. I will kill you if you do it again. If you do it again. जान से मार दूंगा दोबारा किया तो धमकी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। रूल नंबर 3, will is used with first, second and third person. Will is used with first, second and third person. Will is used with first, second and third person. Will is used with first, second and third person. Will is used with first, second and third person. If the sentence refer to assertion, will is used with first, second and third person. If the sentence refer to assert, A-S-S-E-R-T-I-O-N. If the sentence refer to assertion, A-S-S-E-R-T-I-O-N. यानी विल का प्रयोग हम करते हैं सेकेंड और थर्ड के साथ जब सेंटेंस का सेंस क्या होता बेटा? असर्शन मतलब बल देना। यानी फर्स्ट सेकेंड किसी के साथ भी लगा दो, लिखो स्ट्रक्चर यही होगा। इसी रूल को आने के बाद शैल का प्रयोग डिमोरलाइज हो गया, शैल का प्रयोग कम होने लगा, क्योंकि जब विल सब जगह आ ही सकता है तो शैल की जरूरत क्या है। लेकिन शैल बोलना चाहो तो बोलो, कोई इशू नहीं। तो लिखो आई विल मीट यू टुमारो। I will meet you tomorrow. I will meet you tomorrow. I will not surrender before him.
I will not surrender before him. I will not surrender before him. उसके सामने सरेंडर नहीं करूंगा. I will not surrender before him. बोलो बच्चे, कहाँ समस्या है? समझ में आया? हेडिंग लिखो सेमी मॉडल्स. सेमी मॉडल्स. हम लोगों का मॉडल समाप्त हो गया. अब हम प्रवेश कर रहे हैं सेमी मॉडल्स में. जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हो अभी जस्ट, आप देख पा रहे हो सेमी मॉडल्स? तो सेमी मॉडल्स बेटा ध्यान देना, ये तुम लोगों को टफ लगता होगा. आज के बाद तुम धज्जियां उड़ा दोगे. सेमी मॉडल्स ये पढ़ना पढ़ाना दोनों टफ लगता है बच्चों को, बट आसान इसलिए है कि यहाँ लोग पढ़ने का प्रयास नहीं करे सही दिशा में जाकर के. लोग सोचते हैं सेमी मॉडल कुछ नया तत्व है. कुछ नहीं, खिलौना है. सेमी मतलब क्या होता है? आधा. मॉडल्स पढ़ाई दिया हूं, यानी आधा मॉडल से. तो आधा क्या है भाई? तो बताओ कि है क्या? ऑक्सिलरी वर्ब. तो मॉडल से कैसा वर्ब है जो बिना मेन वर्ब के संभव नहीं होता? पाया हूं ना? मॉडल से कैसा वर्ब है जो बिना ऑक्सिलरी के संभव नहीं होता, और ऑक्सिलरी एक ऐसा वर्ब है जो बिना मेन वर्ब के भी आ सकता है. यानी कि अगर ये सेमी मॉडल्स है, इसका मतलब कि आधा ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है. राइट? अगर आधा ऑक्सिलरी है तो इसका नेचर डबल होगा. और एक चार्ट बनाओगा आपको पिछले क्लास में, चार्ट. और चार्ट में कहा होगा वर्ब टू बी, वर्ब टू है, वर्ब टू नीड, वर्ब टू डेयर आ रहा है. तो कहा था कि सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा. इसका मतलब कि सेम मॉडल्स में दो वर्ड आएगा, एक नीड आएगा और एक डेयर आएगा. यूज्ड टू का प्रयोग हमने वुड के साथ पढ़ा दिया था, है ना, क्योंकि उसी के जैसा ही पास्ट हैबिट में आता है, वो उसका नेचर अलग है. तो नीड और डेयर इन दोनों को हम डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं. अब डिफेक्टिव क्या होता भाई? तो डिफेक्ट कमी, खराबी, यानी ये डिफेक्टिव वर्ब है. यानी नीड और डेयर एक ऐसा वर्ब है जिसमें कुछ कमियां हैं, जिसमें खामियां हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स कब होता है? जब एक लड़का तुम्हारे सामने तुम्हारी बात, उसके सामने उसकी बात, तो नेचर हुआ ना बाय स्टैंडर्ड, डबल नेचर हुआ ना जी. तो नेचर उसका डबल हो गया. तुमको बोला कि मैं तुम्हारे जान दे दूंगा, और जब समय आया तो पीछे निकल लिया, तमाशाई बन गया. हिंदू का वो क्या देखा है? कल के वीडियो डाला परसों ना, और यूट्यूब पे हिंदू का वो डाला हूं ना जी, उसमें बाय स्टैंडर्ड बढ़ाया था. क्या पता सर आया होगा. यूट्यूब से पूरा जमाना पढ़ रहा है और तुम लोग जो है सीख नहीं रहे हो. अरे उसी बहाने कुछ हर दिन पढ़ो. एवरी डे वीडियो डालता हूँ, देखो क्या डालता हूँ. 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का टाइम निकाल के दो. उसमें बाय स्टैंडर्ड वर्ड था, हिंदू के परसों के पर लिया था, जो वर्ड मिल गया लिखवा दिया बच्चों को. चलो कोई बात नहीं. तो नीड और डेयर क्या है बेटा? डिफेक्ट. इसमें कमियां है, खामियां है, प्रॉब्लम्स है. क्या प्रॉब्लम्स है? क्योंकि ये ड्यूअल नेचर का है. तो देखते हैं. तो नीड और डेयर का प्रयोग दो तरह से कर सकते हैं. एक एज अ मेन वर्ब और एक एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. जब नीड और डेयर मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा हो तो इसके साथ टू का प्रयोग जरूर करना. जरूर का इफेक्ट याद रखना. जब नीड और डेयर ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा काम कर रहा हो तो टू का प्रयोग मत करना. अभी एग्जाम्पल से प्रूफ भी कर दूंगा, फिलहाल फैक्ट दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना. ठीक है? जब ये ऑक्सिलरी वर्ब और नीड और डेयर, तो इससे दो ही वाक्य बनेगा, या तो नेगेटिव बनाना या तो इंट्रोगेटिव बनाना. भाई तभी ने पता चलेगा कि ऑक्सिलरी है कि मेन है.
जब नीड और डेयर एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा हो तो इसके साथ नेगेटिव एंड या टू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ टू जरूर होगा। इसको तुम जो मर्जी सो मर्जी यूज करो, इसमें कोई नियम नहीं है कि कौन सा सेंटेंस बनेगा, पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ। भाई मेन वर्ब तो मेन वर्ब होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव INT। पूछो, डरो मत, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। लिख लिया यहाँ तक, मिटाऊं इसको, वापिस आओ। तो हमने कहा कि एज एन एक्सिलरी वर्ब और एज अ मेन वर्ब। तुम्हारे पास लिखा है ना बेटा ऑनलाइन वाले, यहाँ लिख लिया ना, बस यहीं पे देखो। अब हमने कहा मेन वर्ब है, राइट। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं नीड और डेयर को हटा करके। हमने कहा आई वांट टू गो, आई वांट टू गो टू। अब मुझे बताओ कि वांट मेन वर्ब क्या एक्सिलरी वर्ब? बोलो। क्योंकि मैं चाहता हूं जाना अमेरिका। बोलो टू वो क्या है? इन्फिनिटिव, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो बोलो टू ले रहा है कि नहीं ले रहा? अगर मैं इसको वर्ब मानूं, वांट भी वर्ब, गो भी वर्ब, तो दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए टू आया कि नहीं आया? यही ने कहा था कि जब मेन वर्ब तो टू आता है, यानी सारे मेन वर्ब टू लेते होंगे। तो नीड और डेयर लेके क्या उपकार कर दिया? अगर मैं यहां पे वांट की जगह नीड लिख दूं तो मेन वर्ब भी ना होगा। बोलो। तो जैसा नीड वैसा वांट, वैसा ही डेयर। तो कौन सा तूफान हो गया? ये कह रहे हो सेमी मॉडल्स। अरे खिलौना है, खेलने वाला चाहिए। तो बोलो, हमने कहा आई नीड टू गो टू, आई वांट टू गो टू, आई डेयर टू गो टू। तो बोलो तीनों वर्ड मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो बेटा इसका नेगेटिव बुलाएंगे तो वांट नॉट। बोलो। तो आई गो टू नेगेटिव में, आई डोंट वांट टू गो टू। अब इस वांट की जगह हम नीड लिख दिए तो है ना मेरे भाई। तो आई डोंट नीड टू गो टू अमेरिका, आई डोंट वांट टू गो टू अमेरिका, आई डोंट डेयर टू गो टू अमेरिका। तो है हुआ कि नहीं मेन वर्ब? अब सब में देखो टू नहीं आ रहा। अब अगर बनाए इंट्रोगेटिव तो क्या बनाएंगे? डू आई नीड टू गो टू। बोल बच्चे कहाँ दिक्कत है? एक भी बच्चा खड़े हो जाओ और वो नहीं समझ में आया सर। है कोई मानव? तो ये पता चला कि नीड और डेयर मेन वर्ब होता है। ये पता चला कि कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई मन में संशय, कोई मन में डाउट, कोई विद्रोह? तो बोलो सब जगह पे जहां जहां नीड है वो सारे नीड मेन वर्ब है, सारे डेयर जो वर्ड है मेन वर्ब है ना? एक कंसेप्ट हुआ ना क्लियर। अब दूसरा देखेंगे एक्सिलरी वर्ब बोला, पहले यहां लिख लो। लिख लिया? अब देखो एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल दिया बेटा, यहाँ पे उतार लिया ना तक। देखो हमने एग्जाम्पल दिया, आई डोंट गो टू अमेरिका, आई डोंट गो टू अमेरिका। अब बताओ कि डोंट मेन वर्ब के एक्सिलरी वर्ब? डोंट एक्सिलरी वर्ब की मेन वर्ब? अभी को बोला था मेन वर्ब। अरे बाबू आई डोंट एक्सिलरी नहीं है जी। अब डोंट यहाँ पे टू लगा हुआ है, अगर टू लगा दें तो बोलो, अगर टू लगा दें तो बट गलत हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। कभी बोलते हो आज तक कि आई डोंट टू गो?
अरे डोंट एक्सिलरी वर्ब है, और पाया होगा कि एक्सिलरी वर्ब में टू का प्रयोग नहीं करते। कभी आज तक बोलते हो आई डोंट, आई रीड, आई डोंट रीड, आई डोंट टू रीड बोलते हो? तो आई डोंट गो टू अमेरिका, तो यहाँ पे टू लगेगा जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिलरी वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे टू लगाना गलत होगा ना जी, क्योंकि क्या है ये एक्सिलरी वर्ब है। आई गो, आई डोंट गो, आई डोंट टू गो बोलते हो। आई ईट, आई डोंट ईट, आई डोंट टू ईट बोलते हो। समझ में आ रहा है? तो बोलो डोंट एक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है? इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डू आई गो टू। तो बोलो डू कौन सा वर्ब हुआ? बोलो जल्दी। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यही ना है कि मेन वर्ब है? अगर मेन वर्ब होता तो मीनिंगफुल होता। ऐसा हो रहा है कि आई करता नहीं जाना अमेरिका, नहीं ना। अब देखो इसका मतलब कि यह स्थान किसके लिए खाली है? यह स्थान किसके लिए खाली है? अगर मैं यहां पे इसको मिटा करके कर दूं नीड नॉट, आई नीडंट गो टू अमेरिका, तो बोलो नीडंट एग्जीवर हुआ कि नहीं हुआ? टू लगा यहाँ पे। यानी नीड के साथ अगर नॉट लगाया तो टू का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम में बहुत पूछता है नीड नॉट टू गो टू अमेरिका, लोग सोचता है टू लगा ये तो लगा देता है। तो बोलो डू की जगह क्या लगा दूं? नीड आई गो टू अमेरिका, डेयर आई गो टू अमेरिका, डेरेंट कर दो। तो आई डेरेंट गो टू अमेरिका, आई नीडेंट गो टू अमेरिका। इसका मतलब मुझे अब सुनो, इसका नाम डिफेक्टिव वर्ब क्यों पड़ा? बिकॉज एक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस होता है, लेकिन ये मीनिंगफुल है कि नहीं? यानी अपनी जाति बदलने के बाद भी अपनी आदत नहीं छोड़ा। यानी आई नीडेंट गो टू अमेरिका, मुझे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। वही हिंदी इसका हो रहा है, वही हिंदी इसका हो रहा है, दोनों का हिंदी सेम हो रहा है। निकल देखो, आई डोंट नीड गो टू अमेरिका, मुझे अमेरिका की जरूरत नहीं है। आई नीड नॉट गो टू अमेरिका, मुझे अमेरिका की जरूरत नहीं है। दोनों सेम है कि नहीं हिंदी? इसीलिए इसको नाम पड़ा डिफेक्टिव वर्ब। क्योंकि लड़का यहीं पे कंफ्यूज कर जाता है, वो सोचता अरे आई नीड नॉट, आई डोंट नीड, ये क्या चक्कर है? इसका मतलब ये कंसेप्ट याद रखो कि नीड के साथ अगर नॉट लगा है तो टू, और अगर नीड में नॉट नहीं लगा तो टू जरूर लगता है। ये ध्यान रखना। क्योंकि इसका दो ही वाक्य तो बनेगा, एक पॉजिटिव एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। दूसरा बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि एक्सिलरी है कि मेन है। तो उसको पता करने के लिए एक बनेगा नेगेटिव, दूसरा बनेगा इंट्रोगेटिव। तो नीड और डेयर के साथ अगर नॉट लगा हो तो टू कभी नहीं लगता। लिख लो, नीड और डेयर के साथ नॉट लगा है तो टू कभी नहीं लगता। नीड और डेयर के साथ अगर नॉट लगा है तो टू कभी नहीं लगता, और अगर नॉट नहीं लगा तो टू जरूर लगता है, और अगर नॉट नहीं लगता तो टू जरूर लगता है। बोलो बच्चे कहाँ दिक्कत है? इसी के साथ मॉडल समाप्त हो गया। वर्ब समाप्त। पूछ लो, पूछो कहाँ दिक्कत है, पूछो। कहीं दिक्कत लग रहा है? लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है? बोलो। सारे समस्याओं का एक समाधान, DSL। चलिए आज ये फटाफट। अब हम लोग एक नए ऐतिहासिक क्लास में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आपका 3 चैप्टर और बचा हुआ है, 4 चैप्टर। एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एग्रीमेंट। तो वर्ब पढ़ लिया, तब हम लोगों को एडवर्ब पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? कहाँ जा रहे हो? तो एडवर्ब चैप्टर छूट जाएगा तुम्हारा, दोबारा करेगा। चला जा।
एड एडवर्ब। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, एडवर्ब। एग्जाम का फेवरेट है, काफी पूछे जाते हैं। हम लोगों को यह जानना है कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, एडवर्ब का एरिया क्या है। तो आपको बताया होगा कि एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, दिस टू चैप्टर्स आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज। इस दो चैप्टर को हम लैंग्वेज का आभूषण कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि एडवर्ब, हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब। जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। गलत। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर इस दुनिया में जितने भी लैंग्वेज के पार्ट हैं इंग्लिश में, वो सारे इंग्लिश के शब्द को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब है। तुम सेंटेंस पढ़ रहे हो, कोई वर्ड तुमको ना समझ में आए कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन है कि प्रोनाउन है, आंख बंद करो, कहो तुम एडवर्ब हो, एडवर्ब भी होगा। समझो? जैसे सेंटेंस पढ़ा तुमने, तुम्हें नहीं पता कि कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, के अलावा जो वर्ड तुम्हें दिखे उसको आंख बंद क्या कहो? एडवर्ब। क्योंकि ना समझ में आए तो एडवर्ब, समझ में आए तो एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब हर किसी को तारीफ करता है। किसको भाई? नाउन प्रोनाउन को छोड़कर। अभी हर चीज का एग्जाम्पल दूंगा, हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा तरीके से। तो पहले जो मैं कहा उसको लिख लो कि एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड which is used to modify a verb. Adverb is a word which is used to modify a verb. Adverb is a word. Adverb is a word which is used to modify a verb. Modify a verb, comma, an adjective. An adjective, comma, another adverb. Another adverb, comma, a preposition, comma, a conjunction, and a sentence, and a sentence, and a sentence. An adverb is a word which is used to modify a verb, adjective, another adverb, preposition, conjunction and a sentence. एडवर्ब वो वर्ड है जो किसी को भी तारीफ कर सकता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर। फाइन बच्चे? अब जो लिखा है इसको प्रमाण देने की आवश्यकता है। तो पहला वर्ड क्या लिखा? टू मॉडिफाई अ वर्ब। तो हेडिंग बनाइए, टू मॉडिफाई अ वर्ब। पहला क्या लिखा? टू मॉडिफाई अ वर्ब, यानी वर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है? टू मॉडिफाई अ वर्ब। अब प्रश्न उठता है कि मॉडिफाई और क्वालिफाई में क्या अंतर है? मॉडिफाई और क्वालिफाई में क्या अंतर? तो क्वालिफाई और मॉडिफाई बहुत ही माइनर अंतर है। वर्ड देखा जाए दोनों तो सेम होता है, बट क्वालिफाई का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, लाइन कट गया क्या? वैसे चल रहा है ऐसी? वो भी बंद है, ये बंद है, ये तो चल रहा। बंद करवाया क्या तुम लोगों ने? तो मामला क्या बंद है ना? क्यों बंद है भाई? चक्कर क्या है? हाँ, बेटा वो दोनों एसी बंद क्यों है? देखो एमसीबी तो नहीं गिरा देगा नीचे से। तो क्या लिखा? टू मॉडिफाई अ वर्ब।
वर्ब मॉडिफाई करता है भाई। तो कैसे करता है वो देखते हैं। हमने बोला शी राइट्स विल। शी क्या है, राइट्स क्या है, राइट। अब विल, ओ बोला उसमें लाइन नहीं पहुंच रहा है नीचे, देखो एमसीबी तो नहीं गिरा दिया कोई, कई सारे स्विच तो ऑन है, देखो अंदर जाके देखो बढ़िया से। तो सी राइट्स विल, वह लिखती अच्छी है, वह लिखती है अच्छा। लाइन पहुंच रहा है वहां, नहीं आ रही। तो लाइन नहीं आई, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ चेक करो एमसीबी तो नहीं गिर गया, इसमें चेक करो, नीचे चेक करो। हाँ बेटा उसका लाइन अलग से तो हो सकता है, यहाँ चेक करो इसमें ढक्कन खोल के, तो ढक्कन खोल के देखो एमसीबी यहाँ से गिर सकता है, लोड वोड ज़्यादा हो तो। बुद्धि नहीं दिमाग का प्रयोग करो ना इसमें। सी राइट्स वेल, अब सी सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, वेल क्या है। तो बोलो वह अच्छी है कि लिखती अच्छी है, यानी वह अच्छी नहीं है, लिखती अच्छी। तो वर्ब के बारे में कहा कि नहीं कहा। तो जो वर्ब के बारे में क्या उसका नाम क्या होता है, शी राइट्स वेल, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है माई ब्रो माई ब्रदर स्पीक्स फ्लुएंटली, मेरा भाई बोलता है वर्ब, कैसा बोलता है, फ्लुएंटली। मेरा भाई फ्लुएंटली नहीं है, बोलता फ्लुएंटली है। तो बोलो एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ, यानी वर्ब के बारे में जो क्या है उसका नाम एडवर्ब, वर्ब के बारे में कुछ भी क्या है उसका नाम एडवर्ब। जो वर्ब के बारे में कह दे उसका नाम एडवर्ब होता है। टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, ठीक है। अगला पॉइंट, टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, यानी कि एडवर्ब एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है। बेटा इसको, ये किसको किया बेटा, वर्ब को, वर्ब किया ना, समझ पाए सब लोग। अब किसको करेगा, एड, तो लिखो टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, ठीक है। और साफ बढ़िया सीखते हैं। माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज वेरी टॉल। अब देखो ये मेरा दोस्त है, वेरी को तुम उंगली से ढक लो, माई फ्रेंड इज टॉल। माई फ्रेंड क्या है तुम्हारा, टॉल क्या है, तो टॉल, माई फ्रेंड नाउन के बारे में जो क्या है उसका नाम क्या होता है। तो मेरा फ्रेंड क्या है, लंबा, कितना लंबा, एक क्वालिफाई किया इसको, वेरी किया इसको। तो टॉल देखो अभी तक इतना था भी टॉल, अब हो गया वेरी टॉल, मतलब यहां तक टॉल था, अब इसको नीचे से पुश किया, वेरी, हो गया वेरी टॉल। नहीं तो बोलो वेरी एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ। इसका एमसीक्यू तो गिर सकता है ना बाबू, दीपक नहीं है, सुनो नहीं है, पहले खोलो। कोई गिरा हुआ है नीचे, सब उठा हुआ है, हैं? सब उठले हो, दोनों का दोनों में लाइन नहीं जा रहा है, इसको दीपक को बुलाओ, मामला सुलझाएगा वही।
कहाँ से लाइन नहीं जा रहा? ठीक है बच्चे, तो क्या लिखा हमने? वेरी, तो बोलो वेरी एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना वेरी एडवर्ब। आगे लिखो टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, मतलब एडवर्ब एडवर्ब की तारीफ करेगा। अरे दोनों का बता दें, दोनों का स्विच एक से दे दिया है, एक ही से। अब एक जगह कहीं कनेक्शन कटा है क्योंकि बार बार प्रॉब्लम होता रहता है, सो हमको लग रहा है वहीं पे कहीं पे कनेक्शन करने में दोनों अलग हो गया होगा, है ना। वो एक साथ समस्या करा था, वो समस्या एक बार हुआ था, हमको पता ना था। ठीक है, यहाँ तक बच्चे। टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, यानी एडवर्ब एडवर्ब की तारीफ करेगा। यानी यहाँ पे क्या किया, रीड में किया, टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, यानी एडवर्ब अपनी तारीफ भी करेगा। कैसे भाई? एग्जाम्पल लिखो, शी राइट्स क्लियरली, सी राइट्स वेरी क्लियरली। अब देखो वेरी हटा दिया, सी क्या है तुम्हारा, राइट्स क्या है, बोलो क्लियरली क्या है, क्लियरली क्या है जी? क्यों? क्योंकि सी लिखती है, कितना लिखती है? साफ साफ। तो सी साफ साफ है, लिखती साफ साफ है, लिखती साफ। बोलो हुआ कि नहीं एडवर्ब? कितना साफ साफ? बहुत साफ साफ। तो बोलो ये भी एडवर्ब हुआ कि नहीं? तो बोलो दोनों एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो डरोगे तब होगा, ये कि वर्ड पहचान आना चाहिए। शी राइट्स वेरी क्लियरली, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब है। क्लियर? आगे लिखो, टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, यानी एडवर्ब जो है ना बाबू, वो प्रीपोजिशन की तारीफ करता है। टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, कैसे? देखो हमने कहा शी थ्रू अ स्टोन perfectly on the beggar. She threw, she हो गया सब्जेक्ट, threw V2, a stone और अदर वर्ड, परफेक्टली नहीं पता, ऑन है प्रीपोजिशन, द beggar होगा रिसीवर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान दो, she है ये सी है, ये देखो बेचारा बेगर है, ये कौन है? वह सी। अब सी ने स्टोन थ्रो किया, सी ने स्टोन, अब देखो परफेक्टली को ढक दिया हमने। अब पढ़ो क्या लिखा है, सी थ्रू अ स्टोन ऑन द बेगर। अभी तक अगर परफेक्टली नहीं होता तो फोटो ऐसे ही बनता कि भिखारी पर पत्थर फेंका, भिखारी पर पत्थर फेंका, सी थ्रू अ स्टोन ऑन द बेगर। लेकिन हमने कहा परफेक्टली ऑन, यानी देखो पत्थर यहां आ गया, आ गया, सीधा घुसा, इसका मतलब वह कहीं ना कहीं लगा है। सो थ्रू अ स्टोन परफेक्टली ऑन, परफेक्टली ऑन यानी सीधा उसको लगा है, परफेक्टली ऑन द बेगर। पढ़ा तुम लोग? परफेक्टली ऑन द बेगर यानी उसको लगा ही लगा है। तो बोलो परफेक्टली एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि तारीफ करा इसका, इसको पावर दिया ना, ऑन द बेगर, परफेक्टली ऑन द। आई पार्क माई स्कूटर जस्ट एट द गेट, तो एट द गेट, जस्ट एट द गेट, तो एट द गेट मतलब गेट के आसपास, और जस्ट एट गेट पर ही, समझ रहे हो? आगे लिखो, टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन, उतारा इसको, फोटो बना लिया,
बना लो, फोटो बना लो सब लोग। वो शी है, ये बेगर है, ये पत्थर आ रहा है, कहीं ना कहीं लगा है, परफेक्टली हुआ है। यहां नहीं समझोगे तो भारत में कोई नहीं समझा पाएगा तुमको, क्योंकि यहां सीधा दिमाग में डाल देता हूं, इंजेक्ट कर देता हूं। जब यहां बीमारी ठीक नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। हाँ, मोक्ष नहीं, मोक्ष। हाँ, देखो अगला ही डालो, टू मॉडिफाई ए कंजंक्शन। कंजंक्शन को भी तारीफ करता है, टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन, यानी कि जो एडवर्ब है ना, कंजंक्शन की भी तारीफ कर देता है। कैसे भाई? एग्जाम्पल है कि आई हैड reached the cinema hall a little before the show started. I reached the cinema hall a little before the show started. अब देखो, आई हैड रीच द सिनेमा हॉल, ये एक सेंटेंस है कि नहीं? आई है सब्जेक्ट, हैड ऑक्सिलरी वर्ब, रीच्ड हो गया V3, सिनेमा हॉल हो गया अदर वर्ड। अब देखो अ लिटिल बिफोर, बिफोर बोलो कंजंक्शन है कि नहीं? अब कंजंक्शन 10 हो गया सब्जेक्ट, स्टार्ट हो गया V2, तो बोलो ये सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया, तो ये भी एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? तो दो क्लाउज को कौन जोड़ रहा है? बिफोर जोड़ा है ना। अब अ लिटिल को हमने हटा दिया, सेंटेंस तो कभी भी सही है। आई हैड रीच द सिनेमा हॉल बिफोर द शो स्टार्टेड, मैं सिनेमा हॉल कब पहुंचा? शो स्टार्ट होने से पहले, सही है कि नहीं है? लेकिन पहले कितना? 1 घंटा पहले, 1 मिनट पहले, 2 दिन पहले, 2 साल पहले, या जन्म लेते पहुंच गए थे? कितना पहले? कोई एक्सप्लेन है जी? तो यहां पे कोई भी वर्ड लगाएंगे 1 आवर बिफोर, 2 आवर बिफोर, 2 मिनट्स बिफोर, 2 आवर बिफोर, तो बोलो एडवर्ब हुआ कि नहीं होगा? तो हमने कह दिया आ लिटिल बिफोर, कितना पहले? थोड़ी देर पहले, तो बोलो ये एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भाई? इसको पावर दिया। बिफोर कितना? थोड़ा देर पहले। एन आवर बिफोर, 1 घंटा पर, तो बोलो एन आवर हो, 2 आवर्स हो, वो सब एडवर्ब होगा ना। तो यहाँ पे कोई भी शब्द लगा दूं, बोलो एडवर्ब होगा ना। अगर नहीं लगाऊंगा तो बिफोर का लिमिट है जी, बिफोर का मतलब पहले होता है, तो कितना पहले पता चल पाएगा? क्या पता जब छोड़ दिया कि अपना सिनेमा देखते रहना आराम से, नहीं ना? ठीक है, अब देखो लिखो, टू मॉडिफाई अ सेंटेंस, टू मॉडिफाई अ सेंटेंस मतलब एडवर्ब जो है ना, वो सेंटेंस को भी तारीफ करता है, सेंटेंस को भी तारीफ करता है। एग्जाम्पल दिया हमने, ही वेलकम्ड द न्यू प्रेसिडेंट। अब ही हो गया सब्जेक्ट, वेलकम V2, प्रेसिडेंट अदरवर्ड, तो ही वेलकम, उसने स्वागत किया किसका? नए प्रेसिडेंट का। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन यहां पे वर्ड जोड़ दिया हमने अनविलिंगली, अनविलिंगली, अनविलिंगली और कॉमा दिया, तो अनविलिंगली ही वेलकम्ड मतलब अनिच्छा स्वागत किया। तो बोलो अनविलिंगली एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? स्वागत किया अच्छी बात है, लेकिन कैसे किया? अनिच्छा से। अनविलिंगली ही वेलकम द न्यू प्रेसिडेंट, अनिच्छा स्वागत किया नए प्रेसिडेंट का। तो बोलो अनविलिंगली एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? अनविलिंगली, UNWILLINGLY, अनविलिंगली, ये W है बेटा,
अनविलिंगली वेलकम द न्यू। तो ये था बेटा एडवर्ब का क्लासिफिकेशन। हेडिंग बना लीजिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। पहला लिखो एडवर्ब ऑफ टाइम। जी बताएं। क्वालिफाई का मतलब होता है ऑब्जेक्ट चाहिए किसी को तारीफ करने के लिए, और मॉडिफाई में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जैसे राम की तारीफ करते हो इसलिए वो होता है एडजेक्टिव, क्योंकि वो ऐड करता है। और मॉडिफाई है वो दौड़ता है, तेज दौड़ता है, उसको हमने मोशन को चेंज किया। तो मॉडिफाई मतलब चेंज, अल्टर करना, और क्वालिफाई मतलब तारीफ करना। ये तारीफ नहीं करता है, ये अल्टर बदल देता है। ये सेंटेंस था वेलकम न्यू प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट का स्वागत किया, अब इसने चेंज कर दिया अनिच्छा से, अनिच्छा से स्वागत किया, है ना। तो हेडिंग क्या लिखा? काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब मुझे लग रहा है काइंड्स कल पढ़ना चाहिए ना, हेडिंग पढ़ गया है। कल एक तूफानी क्लास कर ले क्या? ठीक। आज पता है क्यों चाप दिया? क्योंकि कल हमने काम नहीं किया था, हमको कल ही समाप्त करना था मॉडल्स, जो कल काम नहीं हो पाया, इसलिए आज थोड़ा सा बढ़िया से काम करना पड़ा। सब चीज़ का डोज ना होता, कब कितना डोज खिलाना है। ठीक है, कल मिले हम लोग फिर से एक बार। थैंक यू वेरी मच। बस धीरे धीरे क्रम से पढ़ते रहो। भारत में सर्वश्रेष्ठ इंग्लिश पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना। आ इधर बराबर।